शहर की चकाचौंध और भाग-दौड़ से कोसों दूर एक प्राचीन और रुआबदार रियायती ठिकाने दिलावर खान की हवेली में आज सन्नाटा चीख रहा था। हवेली के कदावर मलिक दिलावर खान का सीना गम और फिक्र से फटा जा रहा था। उसका सबसे बड़ा बेटा और हवेली का असली वारिस आज इस दुनिया में नहीं रहा था। दुश्मनों की पुरानी साजिश और गोलियों की तड़तड़ाहट ने उसके खानदान का चिराग बुझा दिया था। दुश्मनों यानी पास के इलाकों में फैली पुश्तैनी रंजिश वाले लोगों ने दिलावर खान का दायां बाजू काट दिया था। तभी हवेली के भारी भरकम और नक्काशेदार दरवाजों से अंदर दाखिल हुआ उनका छोटा बेटा अरमान। अरमान अभी 2 साल बाद दुबई से लौटा था। वो अपने परिवार को एक प्यारा सा सरप्राइज देना चाहता था। उसे क्या पता था यहाँ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा उसका इंतजार कर रहा है। ये सब क्या है अब्बा जान? भाई, भाई को क्या हुआ? अरमान की आवाज़ भर्रा गई, उसकी आंखों का एक कोना आंसुओं से भीग गया। हवेली के बरामदे में टंगे बड़े खान साहब के पुराने साफे और उनकी खाली शेरवानी को देखकर अरमान के कदम वहीं रुक गए। 2 साल पहले जब वो दुबई जा रहा था तो इसी चौखट पर उसके बड़े भाई ने उसे गले से लगाकर कहा था, तुझसे ही इस हवेली का रौब है छोटू, जल्दी लौट आना। आज वही चौखट वीरान पड़ी थी। दिलावर खान जो हमेशा फौलादी माने जाते थे आज अपने बेटे के सामने बुरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने लड़खड़ाते हुए अरमान को गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़े। मेरा बेटा चला गया अरमान, मेरा जानशीन। दुश्मनों की नज़र हमारे वंश पर लग गई। वे चाहते हैं कि इस खानदान की नस्ल यहीं ख़त्म हो जाए। अरमान ने अपने वालिद को संभाला और भारी कदमों से अपने बड़े भाई की मैयत की तरफ बढ़ गया। उसकी रगों में भी उसी खानदान का खून दौड़ रहा था, लेकिन इस वक्त वो अपने आंसुओं को छुपाकर अपने वालिद की ढाल बनना चाहता था। शाम ढलते ढलते हवेली के बड़े दालान में सन्नाटा पसर गया। तभी दिलावर खान का एक खास भरोसेमंद आदमी फयाज दौड़ता हुआ अंदर आया। खान साहब, एक बहुत बड़ी खबर है, उसने हाँफते हुए कहा। हाँ बोलो, दिलावर खान ने तीखी नजरों से देखा। बड़े खान साहब यानी आपके बड़े बेटे ने शहर में एक गुपचुप फ्लैट ले रखा था, वहाँ एक लड़की रहती है और वो माँ बनने वाली है। दिलावर खान के बुझते हुए दिल में जैसे किसी ने उम्मीद की चिंगारी सुलगा दी। क्या तुम सही कह रहे हो? हमारे खानदान का वारिस क्या वो इस दुनिया में आने वाला है? जी बिल्कुल पक्की खबर है। वो बिल्कुल अकेली फ्लैट में रह रही है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। दिलावर खान की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत अपने छोटे बेटे अरमान की तरफ देखा। अरमान बेटा, तुम अभी शहर जाओगे और उस लड़की को सुरक्षित हवेली लेकर आओगे। हमारा वारिस आने वाला है, उसे कोई तकलीफ न पहुंचे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अरमान ने सिर झुका लिया। आप फिक्र ही ना करें अब्बा जान, मैं उन्हें सही सलामत ले आता हूँ। शहर के एक साधारण से फ्लैट में जोया मुसलसल जाए नमाज पर बैठी थी। पिछले 3 महीनों से उसके शौहर असफल की कोई खबर नहीं आई थी। रो रो कर इस मासूम की आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। उसका आखिरी महीना चल रहा था। या अल्लाह, तू ही सबका मालिक है, मेरी मदद फरमा। उनके अलावा मैं किसी को नहीं जानती, तू ही मेरा आखिरी सहारा। मेरे बच्चों को अपने हिफ्जो अमान में रखना मालिक। वो अपने भरे वजूद को देखती हुई रब से दुआएं मांग रही थी। तभी बाहर दरवाजे पर जोरों से दस्तक हुई। मासूम जोया घबरा गई। दरवाजे पर पड़ने वाली हर एक थाप के साथ उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी चादर को खुद पर ठीक किया। मन में ख्याल आया, कहीं ये वही लोग तो नहीं जिन्होंने उसके शौहर को गायब किया है। अगर दरवाजा नहीं खोला तो लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। बाहर से एक सख्त और कड़क आवाज गूंजी। जाए नमाज तह लगाए वो घबराते हुए उठे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। तेज बरसती बारिश ने उस छोटे से मकान को घेर रखा था। अंधेरे में कड़कती बिजली ने थोड़ी सी रोशनी कर दी। उसके पास भागने का वक्त नहीं था। उसने कोने से एक भारी डंडा उठा लिया। कौन? वो लरजती हुई आवाज में पूछने लगी। दरवाजा खोलो। अगले ही पल जोरदार धक्के से दरवाजे की कुंडी टूट गई। अंदर साया दाखिल होते ही जोया ने डर के मारे वो डंडा सामने वाले के सिर पर दे मारा, लेकिन आने वाले ने फुर्ती से उसे रोककर दूर फेंक दिया। बिजली चमकी तो सामने अरमान खड़ा था। अरमान ने अपनी निगाहें तुरंत झुका ली, क्योंकि सामने खड़ी वो कमसिन लड़की को देखते ही उसने महसूस किया कि वो अपने भाई की अमानत के सामने खड़ा है।
जल्दी से कोई चादर या शॉल ओढ़ ले, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरमान के लहजे में अब गुस्से की जगह अजीब सी नरमी और अदब था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, दूर रहे मुझसे। जोया पीछे हटते हुए हाँफने लगी। देखिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए। आपकी और आपके बच्चे की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अरमान ने अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर उसे यकीन दिलाया। मैं आपको जानती तक नहीं, कैसे चली जाऊं किसी अजनबी के साथ। जोया की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं असफल आपके शौहर का छोटा भाई हूँ अरमान। आखिर उसने अपना तारुफ करवा ही दिया। असफल? वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? जोया एकदम से उसके करीब आ गई, लेकिन अरमान ने तुरंत 2 कदम पीछे फासला बना लिया ताकि उसकी नजरें उस पर ना पड़े। आप साथ चले, सब पता चल जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो ये देखें। अरमान ने अपना मोबाइल आगे बढ़ाया जिसमें असफल के साथ उसकी कुछ तस्वीरें थी। तस्वीरें देखते ही जोया का सब्र टूट गया। मुझे मुझे उनसे मिलना है, प्लीज उन्हें बुलवा दे। वो फपक फपक कर रो पड़ी। वो यहाँ नहीं आ सकते, आप प्लीज चले वरना देर हो जाएगी। अरमान की आवाज में बेबसी थी। जोया हड़बड़ाते हुए अंदर कमरे में गई और एक शॉल लपेटकर बाहर आई। अरमान ने अपनी गाड़ी से छतरी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई और उसे बहुत एहतियात के साथ पैसेंजर सीट पर बिठाया। उसने अपने गार्ड्स को आसपास रहने का इशारा किया और गाड़ी मेन रास्ते पर बढ़ा दी। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती जोया का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। 1 साल पहले जब उसकी जिंदगी में असफल आया था तब वो कितनी अकेली थी। उसके लालची रिश्तेदार उसे एक उम्रदराज शख्स के साथ ब्याहना चाहते थे। उस वक्त असफल ने मसीहा बनकर उस जुल्म को रोका था और खुद से काफी छोटी जोया को अपने निकाह में ले लिया था। खानदान से बाहर की और पहले से शादीशुदा होने के बावजूद असफल ने उसे शहर के इस छोटे से फ्लैट में रखा था। लेकिन पिछले 3 महीनों से असफल का कोई अता पता नहीं था। आखिरी बार जब वो आया था तो बहुत परेशान था। उसकी पहली पत्नी के साथ उसका झगड़ा चल रहा था क्योंकि पहली पत्नी को औलाद नहीं हो रही थी और वो असफल पर तहमत लगा रही थी। असफल उस तनाव में जब जोया के पास आया तो जोया ने उसे संभाला था और जब 1 महीने बाद जोया की माँ बनने की खबर असफल को मिली थी तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने फ्लैट को फूलों और मिठाइयों से सजा दिया था। जोया, तुम बहुत पाकीज़ा लड़की हो। अल्लाह मुझे मेरा वारिस दे रहा है। सोचते सोचते जोया की आंखें बंद हो गई। अपना चेहरा ढक ले। अचानक गांव की सीमा शुरू होते ही अरमान की सख्त और भारी आवाज गूंजी। उसने गाड़ी को सीधे दिलावर खान की हवेली के कच्चे रास्ते पर उतारा। अरमान उतरकर दूसरी तरफ आया और दरवाजा खोला। मेरे सारे कपड़े भीगे हुए हैं, जोया ने झिझकते हुए कहा। अरमान ने बिना उसकी तरफ देखे पिछली सीट से अपनी एक बड़ी मर्दाना शॉल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? असफल खान कहाँ है? जोया ने शॉल से खुद को अच्छी तरह छुपाते हुए पहला सवाल दागा। ये हमारा गांव है और जहां आप खड़ी हैं ये खान हवेली है। आपको यहाँ हिफाजत से लाना मेरा फर्ज था। तभी हवेली से 2 मुलाजिमाएं भागती हुई आई। छोटे खान, मलिका बेगम साहिबा ने भेजा है। इन्हें बाहिफाजत अंदर ले जाओ और इनका पूरा ख्याल रखो। जब जोया जना खाने में दाखिल हुई तो वहां बैठी घर की बड़ी महिलाओं की नजर उस पर पड़ गई। सभी के चेहरों पर तनाव था। आओ, तुम ठीक हो ना बच्चे? मलिका बेगम ने आगे बढ़कर थोड़े नरम लहजे में पूछा। जी, असफल खान कहाँ है? जोया ने बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज में पूछा। उस बदनसीब का नाम अपनी जुबान पर मत लाओ। जेठानी नाजिया गुस्से से भड़क उठी। नाजिया, ये क्या बदतमीजी है? चुपचाप अपनी जगह बैठो, मलिका बेगम ने उसे डांट दिया। नाजिया गुस्से में लाल हो उठी थी। आप तो हमेशा इसी की साइड लेंगी। वो तो चला गया और हमारे हिस्से में सिर्फ तबाही छोड़ गया। नाजिया फूट फूट कर रोने लगी। जोया का दिल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से मलिका बेगम का पल्ला पकड़ा। आप लोग क्या कह रही हैं? असफल? असफल कहाँ है? बच्चे, खुद को संभालो, हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मलिका बेगम की आंखों से समंदर बह निकला। सुनते ही जोया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। वो तो मुझसे कहकर गए थे कि वो जल्दी लौटेंगे। उसी पल सदमे और गहरे मानसिक तनाव की वजह से जोया के पेट में अचानक असहनीय दर्द उठ गया। वो दोहरी होने लगी। बेगम साहिबा, इन्हें फौरन डॉक्टर और दाई के पास ले जाना होगा, वक्त आ गया है। मुलाजिमा ने घबराकर चिल्लाया।
बाहर ड्राइंग रूम में बैठे दिलावर खान और अरमान पहले से ही अल्लाह के हुजूर दुआओं में हाथ उठाए बैठे थे। दादा अपने बड़े बेटे के खून को इस दुनिया में सलामत देखना चाहते थे। कमरे के अंदर दाई शबनम ने फौरन दरवाजा बंद करवाया। दर्द से चीखती और बेहाल होती जोया को संभालते हुए दाई ने कहा, हौसला रखो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बाहर दुआओं का दौर जारी था और तभी हवेली के उस पुराने कमरे में एक नवजात बच्चे के रोने की गूंज सुनाई दी। उस अंधेरे और गमगीन माहौल में एक नए वारिस के आने की खबर ने सबको जिंदगी की एक नई उम्मीद दे दी थी। दाई ने मुस्कुराते हुए मलिका बेगम की तरफ एक नवजात शिशु बढ़ाया। मुबारक हो बेगम साहिबा, आप पोते की दादी बन गई हैं। मलिका बेगम ने उस नन्हे वजूद को अपने सीने से लगाया और उसके माथे पर प्यार से होंठ रख दिए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे असफल खुद छोटे रूप में लौटकर उनके पास आ गया हो। बच्चे की माँ, वो कैसी है? उन्होंने पूछा। जी वो बिल्कुल ठीक हैं, दाई ने इत्मीनान से बताया। दाई माँ, तुम्हारी इस एक खबर ने हमारे बुझते हुए घर में जैसे चिराग जला दिया है। आज इस खुशी में हवेली का हर गरीब और जरूरतमंद शख्स खुशहाल किया जाएगा। मलिका बेगम की आंखें खुशी के आंसुओं से भीग रही थी। उधर पास ही खड़ी नाजिया का दिल जलकर खाक हो रहा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठा ले, लेकिन अपनी सास मलिका बेगम ने उसे बच्चे के पास तक भटकने नहीं दिया। इस बात ने नाजिया के दिल में जोया और उस मासूम बच्चे के प्रति नफरत और गहरी कर दी। इस बीच हवेली के बाहर खानदान के मर्दों ने आसमान में गोलियां चलाकर अपने वारिस के आने का जश्न मनाया। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। दूसरी तरफ दुश्मनों को इस खबर से रात भर नींद नहीं आई। वे तो दिलावर खान का नामो निशान मिटाना चाहते थे, लेकिन उनका वारिस इस दुनिया में आ चुका था। असफल खान को मारने के बाद भी उनके दिल की आग ठंडी नहीं हुई थी। जब जोया को होश आया तो उसने रोते हुए मलिका बेगम को अपने पास पाया। मलिका बेगम ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। नहीं बच्चे, ऐसे रोते नहीं हैं। जोया के दिल में अपने शौहर के जाने का गम इस कदर हावी था कि उसने अभी तक अपनी औलाद का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था। और बेवा होने का दर्द कैसे सहती, और ऊपर से उसका बेटा पैदा होते ही यतीम हो चुका था। ये लो तुम्हारा बच्चा, हम सबका वारिस, हमारी आंख का तारा, इसी के सहारे अब हम सब भी असफल को जिएंगे। मलिका बेगम ने आंखों में आंसू लिए और नन्हा सा बच्चा जोया की गोद में रख दिया। जोया ने अपने कलेजे के टुकड़े को गोद में उठाया। उस नन्हे वजूद को देखते ही उसे अपने शौहर की याद बेतरह सताने लगी। अगर आज वो जिंदा होते तो अपनी औलाद को देखकर कितनी खुशियां मनाते। इसे दूध पिलाओ, कब से भूखा है, मलिका बेगम ने प्यार से याद दिलाया। जोया ने आंसू पोंछते हुए अपने बेटे के माथे पर होंठ रखे तो उसके पूरे वजूद में एक अजीब सा सुकून उतर आया। दूसरी तरफ नाजिया अपने कमरे में गुस्से से सुलग रही थी। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, मेरी जान, इतना परेशान क्यों होती हो? वो लड़की सिर्फ यहाँ वारिस देने आई है, कौन सा उसे जिंदगी भर यहीं रहना है। हमने मलिका बेगम से इस बारे में बात कर ली है। तो इस खानदान की बड़ी बहू है, इसीलिए इस बच्चे पर और तुझे खानदान की बहू कहलाने का पूरा हक है। उस लड़की को बहुत जल्द यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता अम्मा, वो लड़की अब अपने पैर यहाँ मजबूती से जमा लेगी। उसने इस खानदान को वारिस दिया है और मैं 10 साल से सोनी गोद लिए बैठी हूँ। अल्लाह ने मुझे औलाद क्यों नहीं दी? नाजिया फूट फूट कर अपनी माँ के गले लग गई। बस बेटा, ऐसी मायूसी की बातें मत कर। देख, जो बच्चा इस दुनिया में आया है वो अब तेरा ही तो है। माँ ने उसके कान में जहर घोलते हुए कहा, बस उस बच्चे को अपनी गोद में ले ले और उस लड़की को उसके पास भी मत जाने दे। बच्चे के दादा दिलावर खान ने उसका नाम निहाल रखा और उसका हकीका भी पूरे शान से करवाया। अपने पोते को पाकर दिलावर खान की जैसे जान में जान आ गई थी। दिन भर वो अपने दादा के पास दीवान खाने में रहता और रात को मलिका बेगम उसे अपने कमरे में ले जाती। सिर्फ दूध पिलाने के वक्त ही वो जोया के पास जाता था। जोया इन सब के बीच अपने बच्चे के लिए सबका ये प्यार देखकर खामोश हो गई थी। उसे मलिका बेगम के कमरे के पास ही एक कमरा दे दिया गया था। उधर अरमान इन दिनों हवेली से ज्यादा अपने डेरे पर रहता था। उसने अपने भाई के कातिलों से बदला लेने की पूरी योजना बना ली थी। वो बहुत ही होशियारी से अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए दुश्मनों की टोह ले रहा था। एक दिन जब अरमान सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी मलिका बेगम ने उसे आवाज दी।
पिछले 2 साल में जो अरमान वेस्टर्न कपड़ों में रहता था, उसने भाई की मौत के बाद शलवार कमीज और बास्केट पहनना शुरू कर दिया था, बिल्कुल उसके बड़े भाई असफल खान की तरह। अम्मा कुछ सामान मंगवाना था शहर से। अरमान ने बड़े प्यार से अपनी माँ का माथा चूमते हुए कहा। तभी अचानक ऊपर से नाजिया की तेज और गुस्से भरी आवाज गूंजी। आप कब निकालेंगे इस लड़की को यहाँ से? अरमान के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते थम गए। आहिस्ता बोलो, भूलो मत तुम इद्दत में हो, मलिका बेगम ने उसे डांटा। मैं इद्दत में हूँ तो क्या हुआ, वो तो खुलेआम पूरी हवेली में घूमती है। इसका इद्दत का समय तो बच्चा पैदा होते ही खत्म हो गया। नाजिया अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मलिका बेगम ने उसे 2 टूक शब्दों में समझाया। कुरान के मुताबिक औरत की इद्दत बच्चे की पैदाइश तक होती है, चाहे वो शौहर के इंतकाल के चंद दिन बाद हो या महीनों बाद। तो फिर बार बार ये सवाल क्यों? दरवाजे के पास खड़ी जोया ये सारी बातें सुनकर सट्टे में रह गई। उसने अपने सीने से निहाल को कसकर गले लगा लिया। अंदर नाजिया चिल्ला रही थी, आप इस बच्चे को मुझसे जुदा मत कीजिए अम्मा, वो हमारे असफल का बच्चा है, हम उसे गोद में लेंगे। बस आप उस लड़की को यहाँ से निकाल दें, मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। अरमान ये सारी बातें सुनने के बाद बिना रुके सीधे बाहर निकल गया। वो जानता था कि उसकी माँ इन मामलों को संभाल लेगी, लेकिन नाजिया का बर्ताव अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वो जोया को हर बात पर ताने लगी थी। जोया चाहती तो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जा सकती थी, लेकिन असफल के अपने इस बच्चे को देखकर वो सबकी कड़वी बातें चुपचाप सह रही थी। लेकिन अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और ये बात हवेली के मालिक दिलावर खान तक भी पहुंच गई थी। शुरुआत में उनका भी यही सोचना था कि वारिस आते ही उस लड़की को रुखसत कर दिया जाएगा, लेकिन अब उनके दिल में इंसानियत और डर आ गया था। वह उस बेसहारा लड़की से उसका बच्चा छीनकर अपनी दूसरी बहू को कैसे दे देते, और अगर जोया को निकाल भी दिया जाता तो वो कहलाती तो असफल की ही पत्नी। दुश्मन उसके शौहर को नहीं बख्श चुके थे, तो क्या वे अकेली जोया को छोड़ देते? खानदान की इज्जत और बच्चे के भविष्य को देखते हुए दिलावर खान ने अपने छोटे बेटे अरमान को अकेले में डेरे पर बुलाया। छोटे खान, दिलावर खान ने गंभीर होकर कहा, हम जानते हैं कि तुम इस बात पर क्या सोचोगे, लेकिन हमें हमारे वारिस की खातिर ये सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। उस लड़की की जिंदगी नाजिया ने नर्क बना दी है, और इस घर में औरतें आपस में उलझती हैं तो हम बीच में नहीं पड़ सकते, पर फैसला तो हमें ही लेना है। बाबा जान, मैं कैसे? अरमान उलझन में पड़ गया। वो मेरे भाई की बेवा है, यही तो एकमात्र हल बचा है। छोटे खान, तुम उस लड़की से निकाह कर लो, सबका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और हमारा निहाल भी उस हमसे जुदा नहीं होगा। अपने वालिद की बात सुनकर अरमान की आंखों के सामने शहर के उस फ्लैट की वो बारिश की रात घूम गई। वो डरी हुई आंखें, वो मासूम चेहरा, वो अपने भाई की पत्नी को कैसे अपना सकता था? पर वो ये भी जानता था कि निहाल को बचाने का इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बाबा जान, मुझे थोड़ा वक्त दे, अरमान ने भारी दिल से कहा। समय बहुत कम था और हवेली की दीवारें एक नए तूफान का इंतजार कर रही थी। हम अपने पोते के बिना नहीं रह सकते, और इस हवेली का वारिस यही बच्चा है। दिलावर खान के सामने खड़े होकर मलिका बेगम अपने बेटे अरमान को समझा रही थी। अरमान सुन्न पड़ चुका था। अपने ही बड़े भाई की बेवा से निकाह करने का ख्याल ही उसकी रूह कपा रहा था। बाबा जान, प्लीज ऐसा मत कहें, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। कल ही मैं इन्हें अपने निकाह में लूंगा, लेकिन क्या जोया इसके लिए तैयार होगी? अरमान ने उलझन भरे लहजे में पूछा। हम उससे बात कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। दिलावर खान ने अपने छोटे बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए राहत की सांस ली। उसके सीने से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उधर जब मलिका बेगम ने ये बात जोया के सामने रखी तो जोया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप क्या कह रही हैं मलिका बेगम? मैं अपने ही शौहर के छोटे भाई से निकाह कैसे कर सकती हूँ? जोया फूट फूट कर रोने लगी। क्या इस निकाह से सारे मसले हल हो जाएंगे? नहीं, इससे तो परेशानियां और बढ़ेंगी। आप मुझे मेरे इस मासूम बेटे के साथ जाने से इजाजत दे देंगी? मैं कहीं दूर चली जाऊंगी और बच्चे को आपसे मिलने के लिए ले आया करूंगी। मलिका बेगम ने उसका हाथ थामते हुए नम आंखों से कहा। नहीं बेटी, हम ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने पोते के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। और नाजिया जिस तरह रोज इस बच्चे को लेकर तमाशा करती है, हमें डर है कि वो गुस्से में किसी अनर्थ पर उतर आएगी।
अरमान कमज़ोर नहीं है, वो असफल से भी ज़्यादा निडर और ताकतवर है। वही है जो तुम दोनों की हिफाज़त कर सकता है। अपने बच्चे की खातिर इस रिश्ते के लिए मान जाओ। हालात और अपनों की इस मजबूरी के आगे जोया को घुटने टेकने पड़े। अगली शाम हवेली के एक छोटे से कमरे में निकाह की सारी रस्में चुपचाप पूरी जा रही थी। जब जोया को खानदानी शॉल में घूंघट ओढ़ाकर वहां लाया गया तो नाजिया और उसकी माँ जरीना ये सब देखकर दंग रह गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मलिका बेगम, ये सब क्या चल रहा है? जरीना से रहा नहीं गया और उसने सवाल दाग ही दिया। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, मलिका बेगम ने दो टूक जवाब दिया। तभी दरवाजे पर मौलवी साहब और दिलावर खान के साथ अरमान अंदर दाखिल हुआ। नाजिया अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से नफरत और अंगारे बरस रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीख पड़े। अरमान बिन दिलावर खान, आपका निकाह जोया बिनते वक्कार अहमद के साथ 50,000 रुपये महर पर तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अरमान का गला एक पल के लिए रूंध गया। उसने अपनी नजरें उठाकर एक बार उस सहमी हुई लड़की को देखा जो अपने बच्चे की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुकी थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह मुकम्मल होने के बाद जब सब बाहर गए तो नाजिया गुस्से से पागल होकर मलिका बेगम के सामने आ गई। बड़ी बेगम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उस लड़की को घर से बाहर निकालने के बजाय आप उसे इस खानदान की बहू बना रही हैं। ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम यहाँ के फैसले करोगी। बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो और अपने कमरे में जाओ। मलिका बेगम ने कड़क आवाज में उसे चुप करा दिया। नाजिया गुस्से से कांप उठी। अगर अरमान की शादी ही करवानी थी तो मुझसे पूछती। मैं इस खानदान की बड़ी बहू हूँ, मेरा हक। बस एक लफ्ज़ और नहीं, मलिका बेगम ने उसे बीच में ही टोक दिया। नाजिया उम्र में अरमान से बड़ी थी और अरमान उसे हमेशा भाभी की नज़र से देखता था, लेकिन आज नफरत और गुस्से में वो सब भूल चुकी थी। जरीना किसी तरह अपनी बेटी को जबरदस्ती खींचकर वहां से ले गई। निकाह के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। जोया अपने बेटे निहाल को गोद में लिए जाने लगी तो मलिका बेगम ने प्यार से रोक लिया। बहू, निहाल को अब हमारे साथ उस कमरे में ले जाओ जो अरमान का है। आज से वही तुम्हारा और इस बच्चे का कमरा है। हमने सारा सामान वहाँ शिफ्ट करवा दिया है। जोया कुछ कहना चाहती थी, विरोध करना चाहती थी, लेकिन तभी निहाल ने भूख की वजह से रोना शुरू कर दिया। मलिका बेगम ने मुस्कुराते हुए बच्चे को जोया की गोद में दे दिया। जब जोया उस बड़े और आलीशान कमरे में दाखिल हुई तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। कमरा बेहद खूबसूरत और करीने से सजा हुआ था। उसने बिस्तर के एक कोने पर बैठकर फौरन निहाल को सीने से लगाकर दूध पिलाना शुरू किया। तभी दरवाजे पर सुगबुगाहट हुई। दरवाजा खुला और अरमान अंदर दाखिल हुआ। अचानक अरमान को सामने देखकर जोया हड़बड़ा गई। उसने घबराकर खुद को और अच्छे से शॉल से ढक लिया। अरमान भी उसे इस तरह अपने कमरे में देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। उसने बिना कुछ कहे अपनी नजरें झुका ली, चुपचाप वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद जब अरमान बाहर आया तो जोया सोए हुए निहाल को कॉट पर लिटा रही थी। दोनों की नजरें एक सेकंड के लिए आपस में टकराई, लेकिन जोया ने फौरन अपनी पलकें झुका ली। आपको अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए था। जोया की दबी हुई आवाज गूंजी। ये कमरा तुम्हारा भी है, तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अरमान ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उसे देखते हुए सहजता से कहा। जोया बिना कुछ बोले एक सादा सा सूट लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। जब वो कपड़े बदलकर वापस आई तो कमरे की लाइट बंद थी और साइड लैंप की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। प्लीज लाइट ऑन कर दे, निहाल डर जाएगा, जोया ने थोड़ा डरते हुए कहा। असल बात यह थी कि जब से उसे अपने पहले पति की मौत का गम मिला था तब से उसे अंधेरे से एक अजीब सा खौफ आने लगा था। उसे लगता था कि अंधेरा उसे किसी गहरी खाई में खींच रहा है। अरमान ने साइड लैंप ऑन किया। इतने बच्चे अंधेरे से नहीं डरते। खैर, अगर तुम्हें मसला है तो लैंप जलता रहेगा। सिर्फ निहाल की बात नहीं है। जोया की आवाज बहुत धीमी थी। अरमान पल भर रुका, फिर उसकी तरफ देखकर बोला, तो क्या तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में और इस बिस्तर पर सोने से डर लग रहा है? जोया का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया। ऐसी बात नहीं है, वो बस सो जाओ वरना सुबह निहाल परेशान करेगा। अरमान ने बात को खत्म करते हुए अपने बिस्तर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो दोनों भले ही एक ही कमरे में थे और उनके बीच एक पवित्र लेकिन अजीब सा रिश्ता बन चुका था,
पर दोनों के दिलों में अनकहे सवालों का एक समंदर हिलोरे ले रहा था। रात की खामोशी में वे दोनों अपनी अपनी उलझनों के साथ नींद की आगोश में चले गए। रात के सन्नाटे में 2 बार जोया की आंख खुली और उसने निहाल को दूध पिलाया। इस दौरान अरमान की पलकें भी खुली थी, लेकिन वो खामोश रहकर सिर्फ ये देखता रहा कि जोया कितनी इत्मीनान से अपने बच्चे का ख्याल रख रही है। जैसे ही जोया बच्चे को सुलाकर लेटी गहरी नींद में डूब गई। सुबह जब जोया की आंख खुली तो उसकी धड़कनें थम सी गई। वो करवट बदलने ही वाली थी कि उसे अपने बदन पर गीलापन महसूस हुआ। उसने घबराकर खुद को संभाला। वो अनजाने में अरमान के सीने पर सिर रखकर सो गई थी और उसकी कमीज जोया के दूध से गीली हो चुकी थी। या अल्लाह, मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई? वो मन ही मन घबरा गई। वो कांपते हाथों से अपने दुपट्टे से अरमान की शर्ट साफ करने लगी। तभी अरमान की आंख खुल गई। उसने हैरानी और उलझन से जोया को देखा, जो शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। क्या क्या हुआ? सब ठीक है? अरमान ने अपनी आवाज़ साफ करते हुए पूछा। वो आपकी शर्ट गीली हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला। जोया हकलाते हुए फिर से उसे साफ करने लगी। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रहने दो, मैं बदल लूँगा, तुम अपना ख्याल रखो। उसके सीने पर बेतरतीब धड़कने, सांसें और शर्म से लाल चेहरा देखकर अरमान खुद नजरें चुराकर बिस्तर छोड़कर उठ बैठा। जोया ने जल्दी से खुद को दुपट्टे से ढका और निहाल को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। उस मासूम को सीने से लगाए उसे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। निहाल को दूध पिलाते पिलाते जोया कब नींद की आगोश में चली गई उसे खुद पता नहीं चला। जब अरमान शावर लेकर कमरे में लौटा तो उसने देखा कि जोया निहाल को फीड कराते कराते सोते हुए ही थककर झुकी हुई है। उसने बिना आवाज किए बहुत एहतियात से निहाल को जोया की गोद से उठाया और पालने में लेटा दिया। फिर उसने धीरे से जोया की चादर ठीक की। बीती रात से लेकर अब तक एक माँ के रूप में रातों को जागकर बच्चे की सेवा करने की उसकी लगन अरमान चुपचाप देख चुका था। वो खुद को तैयार करके बिना कोई आहट किए कमरे से बाहर निकल गया। आज उसे एक बहुत बड़ा काम निपटाना था। अपने बड़े भाई असफल के असली कातिल तैमूर मलिक को उसके अंजाम तक पहुंचाना था। पुलिस और अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए उसे सारे सबूत मिल चुके थे और आज हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया था। उधर जब जोया की आंख खुली तो धूप काफ़ी तेज हो चुकी थी। निहाल पास ही पालने में बैठकर खेल रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मुलाजिमा अंदर आई। छोटी खान साहिबा, निहाल बाबू को ले जाने का हुक्म है, इन्हें नहलाकर कपड़े बदलने हैं। तुम जाओ, मैं खुद तैयार होकर आती हूँ, जोया ने धीरे से कहा। जब जोया फ्रेश होकर बाहर आई तो नीचे नाश्ते की मेज पर मलिका बेगम उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने मिलकर सुकून से नाश्ता किया। आज जरीना और नाजिया पूरे दिन कमरे से बाहर तक नहीं निकली, जिसकी किसी को परवाह भी नहीं थी। निहाल की किलकारियों से पूरी हवेली गूंज रही थी। ये सब देखकर जोया के दिल को थोड़ा शांति मिली। इस घटना के बाद पूरा एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन अरमान हवेली नहीं लौटा। वो या तो अपने बाहरी डेरे पर रहता था या कहीं और। किसी को कोई खबर नहीं रहती थी। मलिका बेगम तो इन सब आदतों की आदी थी, लेकिन जोया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा पल रहा था। बिना बताए कोई इंसान यूँ कैसे गायब हो सकता है? बार बार उसके जहन में अपने पहले पति असफल की यादें ताज़ा हो जाती थी। वो भी तो इसी तरह बिना बताए महीनों गायब रहा था और फिर अचानक उसकी मौत की मनहूस खबर आई थी। एक रात जोया बहुत मुश्किल से निहाल को सुलाकर लेटी ही थी कि उसे एक डरावना सपना आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठकर पानी पीने लगी और खिड़की के पास जा खड़ी हुई, जहाँ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। आखिर ऐसा कौन कहता है, जबरदस्ती निकाह करके एक बेजान चीज की तरह कमरे में छोड़ दिया। जोया का दिल भर आया और अपनी बेबसी और लाचारी पर बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। तभी कमरे का दरवाजा खुला। जोया ने चौंक कर पलटा। अपनी जानी पहचानी रौबदार चाल और शान के साथ अरमान कमरे में अंदर दाखिल हुआ। उसे लगा था कि जोया सो रही होगी, लेकिन इसीलिए उसने दरवाजा खटखटाया नहीं था। तुम अभी तक जाग रही हो? अरमान ने अपनी उंगलियों से माथा मलते हुए पूछा। जोया गुस्से से कांप रही थी। भूल जाइए कि इस कमरे में कोई रहती भी है। पूरे 8 दिन बाद आपको घर की याद आई है। अगर नहीं आना था तो वहीं रहते जहाँ थे। अरमान ने हैरान होकर उसे देखा, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता। जोया गुस्से से वहां से निकलने लगी, लेकिन अरमान ने फुर्ती दिखाते हुए उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया।
जोया किसी कच्ची टहनी की तरह सीधे उसके मजबूत सीने से जा टकराई। उस एक पल में दोनों की दिलों की धड़कनें एक साथ गूंज उठी। जोया ने हमेशा सफल की इज्जत की थी, उसके एहसानों तले दबी थी, लेकिन अरमान के करीब आते ही उसके अंदर एक अलग ही सिहरन दौड़ रही थी, ऐसी भावना जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। क्या मुझे मिस कर रही थी? अरमान ने झुककर उसके बालों की एक लट को उसके कान के पीछे अड़ाते हुए बेहद मखमूर और सुलगते लहजे में पूछा। क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। जोया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। प्लीज लाइट बंद कर दे, मुझे नींद आ रही है, जोया ने घबराकर दूसरी तरफ करवट लेते हुए आदेश दिया। अरमान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जो हुक्म बेगम साहिबा। उसने लाइट ऑफ की और हमेशा की तरह फ्रेश होने चला गया। आज उसने अपने भाई के कातिल तैमूर मलिक को ठिकाने लगा दिया था, अपने लाला की मौत का बदला ले लिया था, लेकिन उसके दिल का खालीपन कम नहीं हुआ था। शावर लेने के बाद जब वो लौटा तो कमरे में हल्की सी रोशनी थी। उसने आगे बढ़कर सो रहे निहाल के माथे पर प्यार से होंठ रखे। जब देखो सोता रहता है, कभी दिन में भी जाग लिया करो शहजादे, उसने दबी आवाज में प्यार से कहा। आप जब भी इसके पास आते हैं सोते के वक्त ही आते हैं, दिन में तो ये जागता ही रहता है। जोया की तरफ से जवाब आया जिसमें साफ नाराजगी झलक रही थी। अरमान को उसका ये रूठने वाला अंदाज बहुत भाया। वो मुस्कुराते हुए बिस्तर पर उसकी तरफ आया और लेट गया। कमरे में अरमान के परफ्यूम की हल्की और मदहोश कर देने वाली खुशबू फैल गई। जोया ने बहाने से दूसरी तरफ करवट ले ली, लेकिन अरमान ने भी उसी तरफ करवट ली और बेइख्तियार उसके करीब होते हुए अपने चेहरे को उसके बालों में छुपा लिया। उसके बालों से उठती शैम्पू की सौंधी महक ने अरमान के होश उड़ा दिए। वो झुककर उसकी नाजुक गर्दन पर अपने होंठ रख गया। जोया अपनी जगह सुन्न पड़ गई। उसने घबराकर खुद को आगे खिसकाना चाहा, लेकिन अरमान ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे वापस अपने सीने से खींच लिया। दूर हटिए मुझसे। जोया बुरी तरह घबराकर पैनिक होने लगी। और अगर ना हटो तो? अरमान की आवाज भारी हो चुकी थी। आप अच्छे से जानते हैं मैं आपके भाई की बेवा हूँ, होश में तो हैं आप? जोया गुस्से और डर से कांप उठी। अरमान एक पल के लिए रुका, उसकी पकड़ ढीली हुई और उसने अपनी आंखें भींच ली, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा और जुनून फिर जाग उठा। वो पूरी तरह जोया की तरफ पलटा, उसे अपने दोनों बाहों में जकड़ते हुए अपने सीने से लगा लिया। जिस दिन तुम्हारा और मेरा निकाह हुआ उस दिन से सब कुछ बदल चुका है जोया, अरमान ने सुलगते और जुनूनी लहजे में उसके कान के पास कहा, ताकि निहाल की नींद खराब ना हो। अब तुम्हारी जुबान पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। तुम जोया अरमान और खानदान की बहू हो, समझी? लेकिन हमारा निकाह तो सिर्फ एक समझौता था। जोया की कांपती हुई आवाज निकली। कैसा समझौता? अरमान का गुस्सा भड़क उठा। उसने जोया का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने पूरे होशो हवास में निकाह कबूल किया है। मैं अपना हक किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, और तुमसे भी यही कहूंगा, जो तुम्हारा है उस पर अपना हक जताओ। इससे पहले कि जोया कुछ कह पाती, अरमान ने अपनी शिद्दत उसके नाजुक होठों पर उड़ेल दी। वो उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा था। जोया की सांसें उखड़ने लगी। उसके हाथ अरमान की कमीज को मजबूती से भींच चुके थे। उस रात कमरे की चार दीवारी के भीतर दो दिलों के बीच के सारे अनकहे फासले हमेशा के लिए मिटने लगे थे। कमरे में सुलगते जज्बात और बहकती सांसों के बीच अरमान का हाथ जैसे ही जोया के बदन पर पहुंचा, वो दर्द से हल्की सी करह उठी। क्या हुआ? अरमान का नशा पल भर में उतर गया। उसने फौरन अपनी पकड़ ढीली कर दी। दर्द दर्द बहुत हो रहा है, जोया ने अपनी आंखें मीचते हुए कांपती आवाज में कहा। और सॉरी, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं रहा। अरमान के चेहरे पर तुरंत फिक्र और पछतावे के भाव आ गए। उसने बड़े ही कोमल और प्यार से भरे लहजे में पूछा, क्या ज्यादा दर्द है या मैं? जोया शर्म के मारे पानी पानी हो गई। उसने अपनी गर्दन फौरन निहाल की तरफ मोड़ ली, जो पालने में गहरी नींद सो रहा था। वो सो रहा है, जोया ने नजरें चुराते हुए फुसफुसाया। सोने दो उसे, अभी तो वो छोटा है। अरमान ने झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे अपने प्यार का एहसास दिलाने लगा। जोया ने डर और सिहरन के मारे बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में कसकर भींच लिया। सांस मत रोको अपनी, वरना मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा, अरमान ने उसके कान के पास सुलगते हुए कहा और उसकी लौ को अपनी दांतों तले हल्का सा दबा लिया। मुझे आपके इस तरह के करीब आने से एक अजीब सी सिहरन हो रही है, पेट में जैसे हलचल सी मची है।
ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। जोया ने मिनमिनाते हुए उसके कंधों पर अपने हाथ रख दिए। उस रात दोनों के बीच के सारे फासले पिघलने लगे। अरमान ने अपनी पूरी शिद्दत और बेइंतहा चाहत उस सहमी हुई लड़की पर उड़ेल दी। एक एक पल दोनों के रोंगटे खड़े कर गया था। जोया का कांपता हुआ जिस्म और उसकी हर सांस अरमान के जुनून को और हवा दे रही थी। तभी अचानक पालने में सो रहा निहाल जाग उठा और उसने रोना शुरू कर दिया। अरे, लगता है हमारे शहजादे की आंख खुल गई। अरमान ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर हाथ रखा और प्यार से डांटते हुए कहा, आपने आपने ही तो बिना किसी चेतावनी के। जोया ने भी झेप मिटाते हुए शिकायत भरे लहजे में कहा, मैं हर काम बिना चेतावनी के ही करता हूँ, इसकी आदत डाल लो बेगम साहिबा। अरमान के लहजे में एक मनमोहक मस्ती थी। उधर हवेली के दूसरे हिस्से में नाजिया का हाल पागलपन की हद तक बुरा हो चुका था। उसने गुस्से और मायूसी में नींद की गोलियों की डिब्बी उठाई ही थी कि उसकी माँ जरीना ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और गोलियां दूर फेंक दी। ये क्या पागलपन है नाजिया, होश में तो हो। माँ ने डांटा। तो क्या करूं, मैं मर जाऊं। असफल के जाने के बाद ही कमरा मुझे काटने को दौड़ता है। मैं उस लड़की को अपने शौहर की जगह कभी नहीं देख सकती। वो मेरा सब कुछ था और मैं अपनी आखिरी सांस तक उसी की बेवा रहूंगी। नाजिया चीख चीख कर रोने लगी और जमीन पर बैठ गई। जरीना ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और उसकी पीठ सहलाती हुई बोली, शांत हो जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सब्र दे। लेकिन असफल की जो आखिरी निशानी वो बच्चा निहाल इस दुनिया में है। अब तो उसी के अंदर असफल को ढूंढ ले, वही तेरी सोनी गोद भर सकता है। माँ की इन आंसुओं से भरी बातों ने धीरे धीरे नाजिया के दिल के जहर को कम करना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि अब नफरत से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगली सुबह जब निहाल के रोने की आवाज से जोया और अरमान की आंख खुली तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। इसे शायद बहुत तेज भूख लगी है। जोया ने अपनी बिखरी हालत और चादर में खुद को लपेटे हुए घबराकर कहा, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं अपने शहजादे को देखता हूँ। अरमान फौरन बिस्तर से उठा। पर मैं कैसे जाऊं मेरे पहनने के लिए, जोया ने झिझकते हुए कहा। अरे भाई, अब तो सब कुछ तुम्हारा ही है। जाओ जल्दी से बाथरूम में फ्रेश हो जाओ, वरना मैं निहाल को उठाकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। अरमान ने हंसते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा। जोया छटपट चादर लपेट कर बाथरूम में घुस गई। बाहर अरमान निहाल को अपनी गोद में लेकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। जब जोया वापस आई तो उसने देखा कि अरमान बड़ी मासूमियत से बच्चे को संभालने में लगा है। थैंक्स, जोया ने उसकी तरफ एक बहुत ही प्यारी और शुक्रगुजार नजरों से देखते हुए कहा। थैंक्स किस बात के? अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है तुम्हारे साथ बिताने के लिए। अरमान ने उसकी तरफ झुककर बहुत ही गंभीर और रोमांटिक लहजे में कहा, जिससे जोया के गाल फिर से लाल हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद नाजिया ने मलिका बेगम और जोया के सामने आकर अपनी हरकतों के लिए माफी मांग ली। उसने निहाल को अपनी गोद में उठाने की इजाजत मांगी। मलिका बेगम अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन जोया ने बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्कुराकर निहाल को नाजिया की गोद में बढ़ा दिया। नाजिया जब उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और निहाल ने उसे देखकर अपनी नन्ही सी मुस्कान बिखेरी तो नाजिया का कठोर दिल भी पिघल गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। ये सब देखकर हवेली के बाकी लोगों ने भी राहत की सांस ली। शाम ढले जब अरमान कमरे में लौटा तो उसे निहाल कहीं नजर नहीं आया। उसने बेचैनी से पूछा, निहाल कहाँ है? वो अपनी बड़ी माँ के पास है, जोया ने धीरे से कहा और पास आकर अरमान की कमीज के बटन खोलने लगी। अरमान की आंखों में चमक आ गई। उसने कमर से पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और मदहोश लहजे में बोला, आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में हो जानम, आज आपको बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। जोया का जिस्म एक हल्की सी सिहरन से कांप उठा। उसने अपनी पलकें झुकाते हुए खुद ही अपनी इच्छा से अपनी कोमल बाहें अरमान के गले में डाल दी। आज आपको छोड़ने का मेरा भी कोई इरादा नहीं है। जोया ने शरारत और मोहब्बत से भरकम मुस्कुराया और खुद ही झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसकी इस बेबाकी ने अरमान के अंदर छिपे जुनून को पूरी तरह भड़का दिया। उसने एक ही झटके में उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर हवेली के आंगन में ठंडी हवाएं चल रही थी। अरमान अपनी सारी बेताबी और शिद्दत उस पर उड़ेल देने को बेताब था। उसने झुककर अपनी सांसें जोया की सांसों में घोल दी। उसका एक एक स्पर्श जोया के बदन में आग लगा रहा था। जोया की मध्यम सी आहें और उसकी भींची हुई मुट्ठियां इस बात की गवाही दे रही थी
कि वो भी इस बेइंतहा चाहत में पूरी तरह डूब चुकी थी। रात का अंधेरा गहरा होता गया और उनके बीच की सारी दूरियां, सारे अनकहे फासले उस रात मोहब्बत की गहराई में हमेशा के लिए विलीन हो गए।